दोस्तों, पल पल राजस्थान की इस विशेष सीरीज निरालो राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम राजस्थान से जुड़े हुए ऐतिहासिक चरित्र, ऐतिहासिक घटनाएं, रोचक किस्से और कहानियां आपके सामने लेकर आते हैं। निरालो राजस्थान में यह जो हमारा एपिसोड है, यह महाराणा प्रताप की जयंती के कारण उन पर एक विशेष एपिसोड है। हम सभी जानते हैं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जीवन भर मेवाड़ की रक्षा की, मेवाड़ के स्वाभिमान को बनाए रखा और मुगलों के आगे कभी नहीं झुके। जीवन भर वह मुगल शासक अकबर से लोहा लेते रहे और अंत तक मेवाड़ को आज़ाद बनाए रखा। हम सभी जानते हैं कि जो मुगल शासन था वो मेवाड़ से काफ़ी बड़ा था। वह शासन काफ़ी अमीर भी था, वह शासन सेना में भी बड़ा था, पर फिर भी कभी अकबर मेवाड़ को जीत नहीं पाया। आखिर ऐसा क्या कारण था कि महाराणा प्रताप जीवन भर मेवाड़ को आज़ाद बनाए रखने में सफल रहे? तो इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो था उनकी युद्ध नीति। और इस युद्ध नीति में सर्वोपरि उनकी जो युद्ध नीति थी वह थी गोरिल्ला और छापामार युद्ध नीति। तो आज हम इस वीडियो में गोरिल्ला और छापामार युद्ध नीति पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। हम सभी के मन में युद्ध को लेकर जो कल्पना होती है, हमें यूँ लगता है कि दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो जाएंगी और एक बिगुल बजेगा और युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि हमने टीवियों में और फिल्मों में अक्सर यही देखा है। पर असल में जो युद्ध होता है वो किसी एक सपाट और सीधे मैदान में लड़कर अनेक मोर्चों पर लड़े जाते हैं। युद्ध में धैर्य भी चाहिए होता है, युद्ध में नीतियाँ भी चाहिए होती है। तो महाराणा प्रताप के जीवन में दो चीज़ मुख्य थी। वह जब भी युद्ध लड़ते थे तो वह धैर्य और नीति से लड़ते थे। वह प्रतीक्षा करते थे कि किस समय पर मुगलों पर हमें हमला करना है और किस समय पर नहीं करना है। तो उन्होंने अपने जीवन में मेवाड़ की आज़ादी को बनाए रखने के लिए जो रास्ता चुना वो था गोरिल्ला युद्ध पद्धति का। गोरिल्ला जो असल एक शब्द है वो स्पेनिश भाषा का एक शब्द है। गोरिल्ला युद्ध को अगर हम सीधे और सरल भाषा में समझें तो इसका अर्थ होता है लघु युद्ध, यानी कि छोटे छोटे युद्ध, यानी कि छोटी छोटी मुठभेड़ और छोटे छोटे हमले। एक भाषा में यह भी कहा जा सकता है कि छुपकर आना, वार करना, शत्रुओं का सामना करना और वापस जाकर छुप जाना, इसे गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। गोरिल्ला युद्ध की अनेकों विशेषताएं हैं और अनेकों फायदे हैं। इस युद्ध से एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह दुश्मन सेना को पांव नहीं जमाने देता है। इससे दुश्मन में हमेशा एक भय बना रहता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस समय किस जगह पर उन पर हमला हो जाएगा। इसका उपयोग तब किया जाता था जब एक छोटी सी सेना को एक बड़ी सेना से लड़ना होता था। छापामार योद्धा जो होता है वो कोई औपचारिक सैनिक वेशभूषा में नहीं होता है, यह कोई भी हो सकता है। तो इसी कारण से महाराणा प्रताप के जो सैनिक होते थे वो अधिकतर वनवासी होते थे। इससे मुगल सेना को कभी समझ नहीं आता था कि कौन सैनिक है और कौन आम नागरिक है। इस डर से मुगल सेना कभी भी अपना पड़ाव कायम करती थी तो उस जगह महाराणा प्रताप अचानक ही वहाँ पर धावा बोल देते थे और उन्हें वहाँ से भगा देते थे। तो इससे क्या होता था कि मुगल जो थे वो कभी मेवाड़ में अपना पाँव ही नहीं जमा पाए। महाराणा प्रताप के जीवन में अगर गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण देखना है तो हमें हल्दीघाटी युद्ध देखना होगा, क्योंकि हल्दीघाटी युद्ध पूरा एक नीति के तहत लड़ा गया था। महाराणा प्रताप को काफी समय से पता था कि जो मुगल सेना है वो धीरे धीरे करके गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि गोगुंदा जो था वो उस समय मेवाड़ की राजधानी था। मुगल सेना गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ रही थी। महाराणा प्रताप अगर चाहते तो बीच में कहीं पर भी मुगल सेना पर हमला कर सकते थे, पर उनकी इच्छा यह थी कि जो मुगलों की सेना है उन पर मैदानी भागों में हमला न किया जाए, क्योंकि जो मुगलों की सेना है वो केवल मैदानी भागों में लड़ने का ही अनुभव रखती थी। तो उन्होंने इसके लिए हल्दीघाटी दर्रे को काफी समय से चुन रखा था। हुआ यूं था कि अकबर की सेना जब गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ रही थी तो उन्हें बीच में एक संकरे दर्रे को पार करना था। उस दर्रे की खास बात यह थी कि उस दर्रे की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला था, इसलिए उसका नाम हल्दीघाटी रखा गया। वो दर्रा इतना सकरा था कि उस समय केवल एक या दो घुड़सवार ही साथ में निकल सकते थे। महाराणा प्रताप कुशल योद्धा के साथ साथ कुशल नीतिकार भी थे। उन्होंने आनन फानन में मुगलों की सेना पर पहले कोई हमला नहीं किया, बल्कि उन्हें उस सकरे दर्रे तक आने दिया। मुगल सेना जब उस दर्रे से गुजरने लगी तो उससे पहले जो प्रताप की सेना थी वह दर्रे के ऊपर छुप कर बैठ गई थी। जैसे ही मुगल सेना धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ी तो आदेश पाते ही जो महाराणा प्रताप की सेना, उनमें खास तौर पर आदिवासी समुदाय के लोग थे और महाराणा प्रताप की दूसरी सेना थी, उन सेनाओं ने मुगलों पर अचानक ही हमला बोल दिया। इस हमले में मुगलों पर तीर चलाए गए, पत्थर फेंके गए, गोफन फेंके गए, भाले फेंके गए। अचानक इतने बड़े हुए हमले से मुगल सेना के सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनको ये समझ ही नहीं आया कि ये तीर कहाँ से आ रहे हैं, ये भाले कहाँ से आ रहे हैं और जो ये हम पे फेंक रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। तो हुआ यूँ कि मुगल सेना ने तत्काल निर्णय लिया कि वो वापस उल्टे कदम लौटेगी
तो इसी कारण जो मुगल सेना थी वो हल्दीघाटी दर्रे से उल्टे पांव भागी और पीछे 5 किलोमीटर बनास नदी के वहां पहुंच गई। मुगलों की सेना जब उल्टे पांव वापस बनास नदी की तरफ भाग गई तो वहां पर 1 दिन का युद्ध हुआ। अगर हम युद्ध को थोड़ा विस्तार से जाने तो इस युद्ध में अकबर खुद आया ही नहीं था। उसने जयपुर के राजा मान सिंह जी को अपना सेनापति बनाकर भेजा था और मान सिंह जी को यह टारगेट दिया गया था कि महाराणा प्रताप को जीवित या मृत पकड़कर उनके मुगल दरबार में पेश किया जाए, और यही मान सिंह का लक्ष्य था। पर हम सभी जानते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप किसी की पकड़ में नहीं आए। महाराणा प्रताप की जो योजना थी वो केवल हल्दीघाटी के युद्ध तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने आगे से आगे अपनी योजना बना के तैयार कर रखी थी। उन्हें पता था कि मुगल सेना किसी न किसी तरीके से गोगुंदा की तरफ तो आगे बढ़ेगी ही है। उन्होंने एक ऐसी योजना का निर्माण किया जिससे मुगलों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो और वह थक हार कर यहाँ से उल्टे पांव वापस अपने अकबर के पास लौट जाए। तो इस कड़ी में महाराणा प्रताप ने सबसे पहला ये काम किया कि जो गोगुंदा के राजमहल थे उनको पूरा खाली करवा दिया, वहाँ से सारा अनाज हटवा दिया और वहाँ के गाँव वालों से कहकर वहाँ की सारी फसल जलवा दी। फसल जलाने के पीछे महाराणा प्रताप का मुख्य लक्ष्य यही था कि जो मुगल सेना है उसको खाना पीना भी नसीब नहीं हो पाए। तो इसी कड़ी में मेवाड़ की जो स्वाभिमानी जनता है उन्होंने भी महाराणा प्रताप को बहुत ही समर्थन दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप को वचन दिया कि हम किसी भी तरीके से मुगलों को खाने पीने की सामग्री उपलब्ध नहीं होने देंगे। कुछ दिनों तक मुगल सेना के पास जो भी अनाज था उन्होंने उसको खाया, पर एक समय ऐसा आया कि मुगलों के पास सारा अनाज ही खत्म हो गया। तो हुआ यूं कि मुगल सेना जो थी वो 2 तरफ से गिर गई थी। पहली बात तो ये कि उन्हें गोगुंदा में कुछ भी खाने पीने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था, और दूसरी बात ये कि जो अनाज उनके लिए बाहर से आता था महाराणा प्रताप उसको बीच में ही रोककर उन पर हमला करके वो सारा अनाज लूट लेते थे। तो मुगल सेना ने यह सोचा कि जो आसपास के जंगली क्षेत्र है उसमें तो कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। तो होता क्या है कि गोगुंदा के आसपास के जो जंगली क्षेत्र हैं उसमें आम के पेड़ बहुत होते हैं। तो मुगल सेना ने क्या किया कि जो कच्चे आम थे उनको ही खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मरता क्या ना करता। पर वह इस बात को ये समझ नहीं पाए कि लंबे समय तक कच्चे आम खाने से उनकी सारी सेहत बिगड़ने वाली है। इतिहास में दर्ज है कि ये सारे आम खाने से मुगल सेना के सारे सैनिकों के पेट खराब हो गए थे, उनको दस्त तक लग गई थी। इसके अलावा मुगल सैनिकों ने अपनी भूख मिटाने का एक और रास्ता निकाला, उन्होंने अपने ही घोड़े मारकर खाना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप को जब ये पता लगा कि जो मुगल सेना है वह अपने ही घोड़ों को मारकर खाने लगी है, तो उन्हें पता लग गया कि नैतिक रूप से अब हम युद्ध जीत चुके हैं और थोड़े ही दिनों में मुगल सेना जो है वो वापस उल्टे पांव अपने शासक अकबर की तरफ लौट जाएगी। और हुआ भी यही। मुगल सेना का एक दिन धैर्य टूट गया। उन्होंने गोगुंदा में बिना किसी प्रतिनिधि को नियुक्त किए वापस आगरा लौट गई। अकबर को जब ये पता लगा कि मेरी सेना की इतनी बुरी हालत हुई है तो मान सिंह पे बड़ा क्रोधित हुआ, क्योंकि अकबर को ये लग रहा था कि मान सिंह जो है वो आसानी से महाराणा प्रताप को पकड़ कर ले आएगा, पर वो तो सेना की इतनी बुरी हालत करके लाया था। तो अकबर ने मान सिंह के भत्तों में और ओहदे में बहुत ही बड़ी कटौती कर दी और उसे मेवाड़ के अभियान से हटा दिया। तो इससे हमें ये बात का अंदाजा हो जाता है कि ये जो युद्ध है वो एक तरीके से महाराणा प्रताप ने जीत लिया था। पर इतने बड़े घटनाक्रम में भी युद्ध समाप्त नहीं होता। इसके बाद में भी महाराणा प्रताप ने अपने सैन्य अभियान चालू रखे। मुगल सेना का मेवाड़ पर आना तो जारी रहा, पर जो ही मुगल सेना आती और अपना एक थाना जमाती तो महाराणा प्रताप की सेना क्या करती थी कि अचानक से उन पर रात पे हमला कर देती थी और पूरे मुगल थाने को तहस नहस कर देती थी। इसी नीति से महाराणा प्रताप ने दिवेर को भी जीता, कुंभलगढ़ को भी जीता और सैकड़ों मुगल थाने जो थे उसको तबाह कर दिया। गोरिल्ला पद्धति के कारण ही महाराणा प्रताप लगातार जीतते जा रहे थे और उनकी जो युद्ध लड़ने की तकनीक थी यह पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी। इतिहास में दर्ज है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसी युद्ध नीति से मुगलों के खिलाफ लड़े थे और सफल भी हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा अनेकों राजाओं ने इस युद्ध नीति का उपयोग अपने जीवन में किया था। इसमें एक नाम छत्रसाल बुंदेला भी है, जिन्होंने औरंगजेब की सेना के खिलाफ युद्ध किया था। इस वीडियो में एक बात बहुत ही गौर करने वाली है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गोगुंदा में जब मुगल सैनिकों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो वो अपने ही घोड़ों को मारकर खाने लगे थे। ये वही घोड़े थे जिन पर बैठकर ये मेवाड़ को जीतने आए थे। और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने स्वामी भक्त घोड़े चेटक की याद में समाधि बनाई और वहां पर एक पुजारी तक नियुक्त किया। और आज भी लोग चेटक की समाधि पर जाकर उसकी स्वामी भक्ति के लिए उसके आगे शीश नवाते हैं। तो घोड़ों की घटना पर विशेष प्रकाश डालने का मेरा उद्देश्य यह था कि ये जो मुगल सेना के साथ जो मेवाड़ की सेना का युद्ध था वह वास्तव में कोई एक सत्ता संघर्ष नहीं था। इसमें मानवता और अमानवता की लड़ाई थी। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि जो युद्ध होते हैं वो किस तरीके से लड़े जाते हैं। इसमें संख्या बल कोई मायने नहीं रखता है, इसमें मायने रखता है तो वो है नीति, धैर्य और साहस। और महाराणा प्रताप ने इसका बखूबी उदाहरण दिया है।
उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो हमारा निवेदन है कि महाराणा प्रताप की जयंती पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।